हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। आज हम एसएससी सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से, जो 12 अप्रैल 2021 की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो आंसर है इसका हिमा कोहली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें हाई कोर्ट से रिलेटेड। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट जो हैं इस समय 25 हैं। अभी रिसेंट में जो हाई कोर्ट बना था वो तेलंगाना हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना था 1 जनवरी 2019 को। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि 1 जुलाई 1862 को इस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। थर्ड ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट सबसे पुरानी हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा फोर्थ की अगर बात करें तब नाम आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अगर बात करें कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 है और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो होती है 65। अगर बात करें कि मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होता है हाई कोर्ट जज का, तो मिनिमम एज क्राइटेरिया हाई कोर्ट जज का कुछ भी नहीं होता। फिर बात करें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, तो सबसे पहले तो उसका सिटीजन होना ज़रूरी है इंडिया का, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि उसने एज ए जज वर्क किया हो किसी भी कोर्ट में और उसका जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 10 साल से कम ना हो, या फिर वो 10 साल तक एडवोकेट रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में। तो ये आपके कोर्ट्स हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करें कि आर्टिकल हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक। यह आपको याद होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 217 जो है वो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जबलपुर आपको पता होना चाहिए। जबलपुर कहाँ है, कहाँ किस नदी किनारे है, तो नर्मदा नदी किनारे है, तो ये हो नहीं सकता। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गोरखपुर। और भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। तो देख लेते हैं लिस्ट जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से शहर जो हैं किस नदी किनारे बसे हुए हैं। तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे, अजमेर और जयपुर दोनों ही लूनी नदी के किनारे हैं, रांची सुवर्ण रेखा नदी के किनारे है, जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे है, भोपाल बेतवा नदी के किनारे बसा है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती, गोरखपुर राप्ती, हैदराबाद मूसा। और अगर इंटरनेशनल की बात कर लें कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो बगदाद पूछा जाता है तो टिग्रिस नदी किनारे है, बर्लिन जो कि जर्मनी में है स्प्री नदी के किनारे है, बुडापेस्ट
डैन्यूब नदी के किनारे है। कराची जो शहर है पाकिस्तान का वो सिंधु नदी के किनारे है, जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है। लाहौर रावी नदी के किनारे है और लंदन थेम्स नदी के किनारे है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पहले भी रिपीट किए जा चुके हैं, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आपको पता है कि एसएससी के क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। बात करें अगर 1828 की तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1867 में वेद समाज की स्थापना हुई थी और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड। रामकृष्ण मिशन जो इस्टेब्लिश किया गया था वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में। इसका हेड क्वार्टर है बेलूर मठ में। बेलूर मठ कोलकाता में है। रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम क्या था? शारदा देवी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन हैं? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। इसके अलावा इन्होंने एक स्पिरिचुअल स्पीच दी थी जो कि आपकी रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी 1893 में शिकागो शहर में अमेरिका में। तो जहाँ पर इन्होंने एक स्पिरिचुअल स्पीच दी थी जो काफ़ी फेमस हुई। नेशनल यूथ डे इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है जो कि 12 जनवरी है। इनका जन्म हुआ था 12 जन 1863 कोलकाता में। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा मुंबई में। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में और वेद समाज की स्थापना हुई थी 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन चंपारण मूवमेंट वॉज स्टार्टेड? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह काफ़ी फेमस सत्याग्रह रहा है हिस्ट्री का। ये भी क्वेश्चन में कई बार रिपीट भी हुआ है। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, जिसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था जो कि अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1922 फेमस है चौरा चोरी कांड के लिए जो कि गोरखपुर में है चौरा चोरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो चंपारण सत्याग्रह को नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नील विद्रोह नाम इसलिए बोला गया, नील की खेती कराई जाती थी ज़बरदस्ती किसानों से और उस समय नील की डिमांड काफ़ी कम हो चुकी थी जिससे किसानों को कोई प्रॉफिट भी नहीं होता था वाला पहला सत्याग्रह था ये गांधी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा जा चुका है। गांधी जी को लीड करने के लिए चंपारण में किसने इनवाइट किया था, किसने बुलाया था? तो उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। वो भारत का पहला सिविल अवज्ञा आंदोलन था चंपारण मूवमेंट। तीन कठिया सिस्टम क्या है? तो ये तीन कठिया सिस्टम सबसे पहले बता दें कि चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित है। तीन कठिया से पहले पंच कठिया सिस्टम चलता था, बाद में वो तीन कठिया कर दिया गया। इसका मतलब है कि 20 बीघा ज़मीन में से 3 बीघा ज़मीन पर इंडिगो की जो है खेती की जाएगी और ये खेती करना कंपलसरी है। गवर्नर जनरल और वायसराय चंपारण विद्रोह के समय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं 1916 से 1921 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हु इज़ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्री अगर देखें पहले ऑप्शन की तरफ तो एस जयशंकर, आप सभी को पता होगा ये विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, गुजरात से। रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए तो ये उत्तराखंड से हैं और मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, एचआरडी मिनिस्टर हैं। रविशंकर प्रसाद की भी बात की जाए तो ये एमपी हैं पटना साहिब से और ये हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रामसर साइट ऑफ महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट महाराष्ट्र में है? तो ये वाली लिस्ट हमने आपको करा दी गई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टोटल 42 साइट्स हैं रामसर में इंडिया की जो आपको याद होनी चाहिए। तो बात करें रोपड़ वेटलैंड, ये रामसर साइट है पंजाब में। रुद्रसागर लेक रामसर साइट है त्रिपुरा में। लोकटक लेक है उड़ीसा में, जो कि काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा जा चुका है। लोनार लेक की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में ये रामसर साइट है। महाराष्ट्र में टोटल 2 रामसर साइट हैं, एक नांदूर वेटलैंड साइट और दूसरी है लोनार लेक। फिर क्वेश्चन था करंट अफेयर्स के ऊपर। 6 जनवरी 2021 को इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो रवि शास्त्री हैं, आप सभी को पता होगा। इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ये किसने लिखी थी? तो ये जो बुक लिखी थी आर कौशिक ने लिखी थी। जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं तो करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए, आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके निकल के आती है और आजकल के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रामसर साइट ऑफ महाराष्ट्र? ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर है लोनार लेक। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2020 मोस्ट कैप्टेंसी इन टेस्ट मैच फॉर इंडिया, 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो कैप्टेंसी की है वो 60 मैचों में कैप्टेंसी की है टेस्ट मैच के, और विराट कोहली ने भी 60 मैचों में कैप्टेंसी कर ली है टेस्ट मैच में, इसलिए इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली 6 नंबर पे आते हैं अगर सारे क्रिकेटर्स की बात की जाए। नंबर 1 पर कैप्टेंसी करने वाले हैं ग्रेम स्मिथ। ग्रेम स्मिथ ने सबसे ज़्यादा कैप्टेंसी की है इंटरनेशनल टेस्ट मैच में। फिर क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, कैसीन या लैक्टोज? तो इसका आंसर होगा लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है
तो दूध में प्रोटीन पाई जाती है कैसीन नाम की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को डाइसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड में आती हैं लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। ये सारे शुगर के टाइप्स हैं। माल्टोज अनाज में पाई जाती है, सुक्रोज ये गन्ना में पाई जाती है जिसको टेबल शर्करा भी कहते हैं, और किचन शुगर भी इसी को कहा जाता है। ये चुकंदर में भी पाई जाती है सुक्रोज। अगर मोनोसेकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड्स में आते हैं। ग्लूकोज ग्रेप्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी बोला जाता है। फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा माना जाता है और ये आपके हनी और काफ़ी ज़्यादा जो मीठे फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है फ्रक्टोज, इसलिए इसको सबसे मीठी शर्करा या फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।